तो नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए हम पढ़ रहे थे समानता का अधिकार। तो जैसे कि पता है आपको, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक क्या है आपका ये समानता का अधिकार है हमारे संविधान में। तो हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल 14-15 को पढ़ लिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल 14 से 15 तक। 1 मिनट। हाँ, आर्टिकल 14 से 15 तक समानता का अधिकार में पढ़ लिया था। और समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? समानता का अधिकार है आपके आर्टिकल 14 से 18 तक। तो आज हम 16, 17 और 18 इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा मटेरियल है, यहाँ पे लगभग 5 PDF का है, ये 5 पेज का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका। देखिए साथियों, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, अच्छे से दिखेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ये आर्टिकल 16 है। क्या है आर्टिकल 16? आर्टिकल 16 अवसर की समानता। तो अलग अलग समानता देखी हमने, अब देखेंगे अवसर की समानता। और ये आर्टिकल 16 केवल नागरिकों के लिए है, ये इसमें विशेष है। देखिए आर्टिकल में ज़्यादा रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है। जितने भी मूल अधिकार हैं इनमें, तो मूल अधिकार कौन सा अधिकार किस आर्टिकल के तहत है और उनमें कोई विशेष कोई फैक्ट है तो वो याद कर लेना, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो अवसर की समानता का अधिकार केवल नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ये प्रदान करता है। लोक नियोजन मतलब कि लोक नियुक्तियाँ, ये सरकारी कार्यों में कोई है, मान लो राजकीय कार्यों में या राज्य की नियुक्ति है कहीं पर, तो वहाँ पर सभी को समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 फर्स्ट और 16 सेकंड अवसर की समानता से संबंधित है। वहीं इसका पार्ट 3, 4 और 5 क्या है? इसके अपवाद है, मतलब कि ये इसके समानता के नहीं है, ये इसके अपवाद है। फैक्ट है, ध्यान रखना है। अलग अलग पढ़ते हैं, देखो डिटेल से। आर्टिकल 16 के भाग फर्स्ट में क्या दे रखा है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, राज्य के अधीन कोई पद है जहाँ पर नियुक्ति होनी है, तो उसी संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान होंगे। जैसे कि हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो देखो सभी फार्म भर रहे हैं, सभी तैयारी करो और सिलेक्शन लो, बस समानता का अधिकार है। आर्टिकल 16 का ये जो भाग सेकंड है, ये क्या बोल रहा है? इस विषय में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि कोई किसी जाति विशेष का है तो पहले इसको प्राथमिकता दे दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राथमिकता इन आधारों पर तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी कि उसका जन्म स्थान, लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या जाति कौन सी है, मूल वंश उसका कौन सा है, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए आगे पार्ट 3 क्या कहता है। आर्टिकल 16 का पार्ट 3 है, संसद द्वारा विधि निर्माण कर संघ व राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसका जो पार्ट 3, 4, 5 है, ये इसके अपवाद है। अपवाद कहीं पर यहाँ पर थोड़ी सी समानता भंग हो रही है सकारात्मक रूप से। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, संसद द्वारा ऐसा एक कानून बनाया जा सकता है जो कि जैसे कि राजस्थान सरकार में ये है ना, जैसे राजस्थान सरकार ऐसा कानून बना सकती है कि रीट में केवल राजस्थान के निवासी ही भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। तो ये इसका मतलब है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। निवास की अर्हता मतलब कि योग्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति केवल भारतीय संसद के पास है कि कौन से निवास वाले कहाँ पर क्या कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं, ये केवल संसद के पास है। भारतीय संसद के पास इस प्रकार की नीति वो बना सकती है। 16 का पार्ट 4 क्या कहता है? पार्ट 4 है, ये भी अपवाद ही है इसका समानता के अधिकार के। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता। तो यहाँ पर एक बार फिर समानता कहीं ना कहीं दृष्टि, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, दृष्टिगोचर होती हुई नज़र आती है। तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, लेकिन ये एक सकारात्मक है, सकारात्मक रवैया है ये निश्चित रूप से, कि भाई पिछड़े वर्ग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, इसलिए आरक्षण का प्रावधान है। यदि राज्य की राय में वह वर्ग पिछड़ा हो तभी आरक्षण दिया जाता है उनको, ये बात ध्यान में रखनी है। और क्या है?
राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, मान ली कि किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही कम है, तो फिर राज्य सरकार उसको आरक्षण देगी कि भाई ये भी बराबर रूप से पार्टिसिपेट कर सके। आगे देखिए भाग 5वां क्या कहता है। भाग 5वां कहने का मतलब है आर्टिकल जो 16 में जो 5th पॉइंट है इसका ये मतलब हुआ, किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थान की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। कोई हिंदू मंदिर है, कोई मुस्लिम के बोल दे कि मैं वहाँ पे पुजारी रहूँगा, तो वो संस्था तय करेगी वो किसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समानता का अधिकार नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे समानताएं थोड़ी सी भंग होती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक सकारात्मक रूप में है, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ही रहता है, नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं रहता है। अनुच्छेद 16 का जो पॉइंट 6 है वो क्या कहता है, यह 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया था। ये आर्टिकल 16 का भाग 6 है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए नियुक्तियों व रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, और ये पहले भी पढ़ चुके हम, आर्टिकल 15 में भी ऐसा कुछ था, तो वो अलग संदर्भ में था, ये अलग संदर्भ में है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए पढ़ लेते हैं, ये केस वगैरह इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1993 जो कि मंडल मामले के नाम से जानता है या प्रसिद्ध है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। तो इस कारण ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। इस कारण से कि इसी केस इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1993 के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि पिछड़ेपन का जो आधार है, जो निर्धारण है, वो जाति को बनाया जा सकता है, प्रमुख आधार जाति को बनाया जा सकता है, पिछड़ेपन का आधार, पिछड़ेपन का आधार क्या, कास्ट। ऑल क्लियर। तो ये 1993 का है, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद। और इसका अनुच्छेद 16 का जो पॉइंट नंबर 4 है उसका भाग के क्या कहता है, 77वें आर्टिकल में ये 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया है इसे। ये कहता है एसी व एसटी के लिए प्रोन्नति मतलब कि प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये फैक्ट हैं सारे के सारे, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। 16 के जो आर्टिकल 16 का जो भाग 4 है, इसका जो पार्ट खे है, ये कहता है 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा इसे जोड़ा गया है। अगर नयन के नियम को मान्यता दी गई इसके तहत। अब क्या ये अगर नियम का नियम, तो ये यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये कहता है यदि किसी वर्ष आरक्षित स्थानों में कुछ स्थान भरे नहीं जा सके हो, ऐसे बकाया आरक्षित स्थानों को एक अलग वर्ग माना जाएगा तथा इसे आगे के वर्षों में एक अलग श्रेणी के रूप में भरा जा सकता है। इसे 50% का जो आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। देखिए अच्छा है, वैसे समझ में आ गया होगा आपको। ये बोलता है कि मान लीजिए 100 पद आरक्षित हैं और 80 पर ही पोस्टिंग हो पाई, 80 भर पाए, तो बाकी ये जो 20 खाली रह गए हैं ना, इनको आरक्षित स्थानों से अलग इनका एक वर्ग बना दिया कि ये लो 20 पोस्टें खाली है यहाँ पर, तथा इसे आगे के वर्षों में अलग रूप से भरा जाएगा। अगेन 100 आएगी, जो आरक्षित हैं उनके इनके अलावा भी 100 आएगी इनकी पोस्टें, मान ली इस प्रकार मानो इसको पोस्टों से 100 पद आएंगे, तो अब इन 20 को अलग से भरा जाएगा और इनको एक अलग ही श्रेणी में रखा जाएगा, ये बोल रहा है। और यहाँ पर इनको ये जो 50% आरक्षण है, मान लो कोई भर्ती प्रक्रिया 500 है, तो 50% के आरक्षण में इन 20 पदों को नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार है ये अगर नियम का नियम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर आपका अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। ये जो एक मानसिक बीमारी जिसको मैं बोलता हूँ, ये एक मानसिक बीमारी है, इसका अंत कर दिया गया। यह एक निरपेक्ष अधिकार है, मतलब इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है भाई, कहीं कुछ भी इसका कोई अपवाद नहीं है। सामाजिक समानता हेतु इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उस पर किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया है।
यहाँ पर क्या बोला गया है कि अस्पृश्यता पर किसी प्रकार का जो आचरण किया जाता है उसे पूर्णतः मतलब कि संविधान के खिलाफ माना जाएगा और वो बिल्कुल ही कानून के विरोध होगा। आर्टिकल 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है। संसद इसके बारे में और भी कोई कानून बना सकती है। आर्टिकल 35 में इसका उल्लेख किया गया है। संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग कर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया और 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। एक कानून पारित किया गया संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता पर इसकी समाप्ति करने के लिए। ये जो छुआछूत वगैरह ये बीमारी है, ये बहुत ही भयानक बीमारी थी पहले और ये विकास में सबसे ज़्यादा बाधक बीमारी थी। तो अब जब काफ़ी हद तक अंत इसका हो चुका है शिक्षा के कारण। मेनली तो शिक्षा ही है। अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो समाज में इस प्रकार की बीमारियां नहीं पनपेगी लोगों के मस्तिष्क में। अनुच्छेद 18 क्या उपाधियों का अंत, अभी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका भाग फर्स्ट क्या कहता है, राज्य सेना व विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई सम्मान नहीं देगा। राज्य हो या तो सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी सम्मान नहीं देगा। पहली बात ये अपने दूसरे भाग में क्या कहता है, कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ग्रहण करेगा। और कर भी सकता है, आगे देखोगे आप, कर भी सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से कर सकता है, डायरेक्टली नहीं कर सकता। ठीक है। और यहाँ पर क्या है 18 के 3 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 18 के भाग 3 में कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ का पद या विश्वास का पद धारण करता है वह किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति से ही ऐसी उपाधि धारण कर सकेगा। स्पष्ट रूप से संविधान में इसका उल्लेख है। तो बस ये पढ़ने वाली चीज़ें, इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं वैसे। और ये 18 का भाग 4 क्या कहता है, कोई भारतीय व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी राज्य से भेंट उपलब्धि या पद धारण कर सकेगा। ये मैंने आपको बात बता दी थी पहले। ये इस 18 के भाग 2 का एक संशोधित रूप। ठीक है, वहाँ पर बोल रखा था कि नहीं धारण कर सकता, ये बोल रहा है राष्ट्रपति की अनुमति से धारण कर सकता है कोई भी बाहरी राज्य से कोई पद या पुरस्कार। आगे देखिए, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, ये मुद्दे हुए थे, कोई केस हुआ था 1996 में के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18 फर्स्ट के अंतर्गत उपाधि में नहीं वरन सम्मान में आते हैं, क्योंकि ये उपाधि नहीं सम्मान है। मैं आपको बता देता हूँ उपाधि क्या होती है। उपाधि होती है जिसको नाम के आगे लगाया जाता है, जैसे PhD की नाम के आगे क्या लग गया, डॉक्टरेट। तो ठीक है, आप में से किसी के लगेगी तो आगे नाम के आगे डॉक्टरेट लगेगी, ये उपाधि। पद्मश्री ऐसे नहीं बोलेंगे कि फलाना ढिमकाना पद्मश्री ये, हालांकि वो बोलने को बोलते हैं लेकिन वो हर टाइम या ऐसे नहीं होता कि वो पद्मश्री जब देते हैं तो उनको कि हाँ वो पद्मश्री हैं, ये बस खत्म। लेकिन उपाधियों में डॉक्टर लगता आगे, PhD के आगे, तो ये उपाधियाँ हैं। अब देखिए, इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता। किसका, ये जो सम्मान देते हैं ये बालाजी राघवन और ये भारत संघ का केस हुआ था ना, इसमें बोला गया था कि ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री अलंकरण, ये जो सम्मान है ये उपाधियाँ नहीं है, सम्मान है, और इसका व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये समानता दर्शाई गई है इन्हीं आधारों पर। तो समानता का अधिकार मैंने आपको बता दिया था, 14 से 18 तक थे, तो हमने पढ़ लिए थे 18 तक। ये समानता का अधिकार होता है एंड 80% चांस है एग्ज़ाम में सवाल आ जाए आपके सीधा ये आर्टिकल से, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है, 14 से 18 तक। तो अब आगे हम मिलेंगे अगले मूल अधिकार के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना प्यार दिखाते रहिएगा, ऐसे ही लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा तो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।